और सबसे पहले एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई के हिदायत पर आज जिला बडगाम में रूसी सफेदे काटने का अमल शुरू कर दिया गया है। डीएफओ तनवीर अहमद ने कहा कि इन दरख्तों को इंसानी सेहत के लिए मुज़िर करार दिया गया है। इन्होंने बताया कि सांस के एलर्जी फैलने से रोकने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन दरख्तों को काटने का फैसला कोरोना वायरस के तनाजुर में किया गया है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 4000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक 111 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 319 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। टोटल 291 पीपल हैव रिकवर्ड। अगर हम देखें कि पिछले दिन से आज तक में तो अराउंड 693 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेस, एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेस। अब तक आए अगर हम टोटल केसेस को एनालिसिस करें तो जेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन पर देखते हैं तो अराउंड 76% केसेस मेल्स में एंड 24% केसेस फीमेल्स में पाए गए हैं। एंड लॉकडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल है और आज देश में हम सब की जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। वी अगेन अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद में अब कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। वहीं केजरीवाल का कहना है कि साउथ कोरिया की तरह दिल्ली में भी अब ज्यादा टेस्ट होगा। 503 केस थे और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं, तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं। इन 20 में से 10 मरकज़ के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं। तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं, उसमें मरकज़ के 330 केस हैं। जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे, ऐसे 61 लोग हैं। 7 लोगों की टोटल अभी तक मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 25 लोग आईसीयू में हैं, 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं, बाकी लोगों की स्थिति स्टेबल है। कोरोना के खिलाफ जंग के तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 30% कटौती को मंजूरी मिल गई है। मुल्क में कोरोना को लेकर पैदाशुदा हालात के मद्देनजर मरकज ने यह फैसला लिया है। सदर, नायब सदर और गवर्नर्स की तनख्वाहों में भी कटौती होगी। एमपी फंड को भी 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। रियासत में अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 239 हो चुकी है। रियासत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 135 मरीज इंदौर में हैं। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर है। भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 61 हो चुकी है। वहीं एक मरीज की मौत भी हो चुकी है, जबकि भोपाल के 2 मरीज अब तक सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश के 12 अजला में कोरोना वायरस अपना पैर फैला चुका है। सूबे में कोरोना वायरस के 16 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए रियासत के सभी जिले को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जिला कलेक्टर और एसपी को
हिदायत दी है कि वो लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज करें। जब इंसान मजबूर होता है तो इंसानियत अपना कदम उठाती है। इंदौर में आज एक ऐसा ही मामला पेश आया जिससे इंसानियत का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। इंदौर के जूना गणेश मंदिर के पास दुर्गा नाम की एक खातून रहती थी। दुर्गा कई दिनों से बीमार थी और इंदौर में अकेली रहती थी। दुर्गा के 2 बेटे हैं और से मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर गए थे। दुर्गा की बीमारी की खबर मुकामी लोगों ने उसके बच्चों तक किसी तरह पहुंचाई। बच्चे आए भी, लेकिन मां इससे पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। लॉकडाउन में दुर्गा के बच्चों पर मां की आखिरी रसूमात की अदायगी किसी पहाड़ से कम नहीं थी, लेकिन जब मुकामी मुस्लिम नौजवानों को मालूम हुआ कि पैसे की तंगी के सबब दुर्गा की आखिरी रसूमात इसके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो मुकामी तौर पर अकील, असलम, मुदस्सिर, राशिद, अबरार और सिराज ने अपना कदम आगे बढ़ाया और दुर्गा के बेटों की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी आखिरी रसूमात अदा की। एक ऐसे वक्त में जब सियासी मफादात के लिए कुछ लोगों के जरिए समाज को तकसीम किया जाता है, तो ऐसे इक़दाम की जितनी भी सताइश की जाए वो कम है। ये द्रौपदी बाई थी, काफ़ी साल से यहीं रहती थी, काफ़ी टाइम से बीमार भी थी, तो इनके बच्चे भी थे इनके कने। तो हमने मिल के सब ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है इनका क्रियाक्रम करा है, जो भी इनके उसमें होता है वैसे मिल के, क्योंकि अभी माहौल के हिसाब से इनके रिश्तेदार भी कुछ आने वाले नहीं थे, फिर भी हमने मोहल्ले में मिल के जैसा इन्होंने बोला वैसे ही हमने पूरा रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार। ये इनको पुलिस मार दिया था, कोई आए नहीं रिश्तेदार। 4 जनी थे इनके रिश्तेदार, तो ये परेशान हो रहे थे, तो हमने बिया दीन के कारण इनकी मदद करी और वहाँ तक लेके गए मसानिए तक। ये तो साहब हर इंसान का एक फ़र्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और फिर यहाँ इनका कोई था भी नहीं, और अभी का माहौल इस तरीके का चल रहा था कि ना कोई बाहर से आदमी आ रहा था ना बाहर से जा रहा था। तो यहाँ के हमारे के जो मोहल्ले के बच्चे थे, इन लोगों ने सब ने सोचा कि ये क्यों नहीं हम ये चीज़ करें, और ये सब ने मिल के और ये कराया है। और बहुत दिनों से बेचारी बीमार भी थी। ये बेटा था, 2 पोते थे, ये इनकी देख रेख करते रहते थे। ये अपने मोहल्ले का शादी हो गई, मोहल्ले वाले होंगे। मोहल्ले वाले ने किन किन लोगों ने मदद की है? फिरोज भाई, शकील भाई, असगर भाई, इमरान भाई, इन लोगों ने आपकी मदद करी है? यही लोग लेके गए थे? हाँ। कर्नाटक के बीदर में 11 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू में सख्ती की जा रही है। अवाम को तरकारी और अद्विया जैसी ज़रूरी अशिया की खरीदारी की भी इजाज़त नहीं है। अवाम को ज़रूरी अशिया मुहैया कराने के लिए मुस्लिम तंजीमों के कारकुनों की वॉलंटियर के तौर पर खिदमत ली जा रही है। हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को मुफ्त खाने पीने की ज़रूरी अशिया मुहैया करने का भी बीदर के डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया है। अहले खैर हजरात की जानिब से अवाम को चावल और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की जा रही हैं। इसके बावजूद बीदर के कदीम शहर के अवाम खाने पीने जैसी ज़रूरी अशिया से महरूम हैं। आज हम बीदर ज़िले के बीदर शहर के बारूद गली में हैं, जहां पे कोरोना वायरस के सबब ज़िला बीदर में 11 लोगों को कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, जिसमें 9 लोगों का ताल्लुक बीदर के पुराने शहर से है। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने पुराने शहर को सख्त नाकाबंदी किया है। यहाँ के लोगों को न तरकारी ख़रीदने जाने न ही अद्वियात को ख़रीदने जाने की सहूलत है, न इजाज़त है। इसलिए यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बहुत सारे दुश्वारियों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं। आइए हम देखना चाहते हैं बारूद गली के लोगों का क्या हाल है, उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। बताइए कि आप लोगों को तरकारी लाने जाना है या गोलियाँ लाने जाना है, अपनी ज़रूरत के लिए जाना है, और आपकी ज़िंदगी कैसा गुजर रही है? हर चीज महंगी, तरकारी तक लाको खाने नहीं दे रहे, गोलियां लाने दे रहे, ना दूध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, भूखे सो रही। अदिया घरा में है, बाहर निकले तो पुलिस वाले मार को हकारे। दुकान में गोलियां और नहीं मिल रही। कैसा होगा बीमार आदमी, गोलियां की नहीं सब चीजें दीजिए। मेडिकल बंद है, सब लाचार घर में बैठे बच्चे को गए तो मारने लगे पुलिस वाले। बाहर गए तो पुलिस वाले मार रहे हैं। हमारे मर्द लाचार है, मजबूरी है ये पूरी। कुछ नहीं हमारे घर में खाने के वास्ते, भूखे सो जा रहे हैं हमारे बच्चे। दूध मिल रहा नहीं, बाहर जाने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले मार रहे हैं, लेबर काम करते उन्हें भी जाने नहीं दे रही। बच्चे सब स्कूल में बंद है, गोले बीमार है, सब है,
गोलियां नहीं तो लेने नहीं दे रही, पुलिस मारे, तरकारी मिल रही, दूध नहीं मिल रही, सब बंद है। ना तरकारी मिल रही, ना दवाखाने को जाने दे रहे, ना कहीं जाने दे रहे। गैस का हम कैसा करेंगे? गैस महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। कमाई नहीं तो खर्चा कैसा चलेगा? एमएलए साहब भी कुछ हेल्प ना कर रहे। एमएलए बने मगर उन्होंने भी कुछ हेल्प ना कर रहे। अभी तक आके पूछे नहीं कोई भी, कैसा रह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुल्क को कहाँ सब देना है। जल गई है, मैं परेशान हूँ। ऑटो नगर में शॉप है मेरा, सीटा का दुकान है। अब कैसा करना, ऐसा हालत रहे तो। और डीसी साहब बोले गली गली हम दुकानों को भेजेंगे घर तक, गाड़ियाँ देखो बोले, वो भी गाड़ियाँ भी जो है कुछ नहीं है। और देखो क्या करते हैं, सोच समझ के बोलो। नहीं है तो सब आदमी लोग को मार रहे, कर रहे। पुलिस वाले कैसा मारते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। बोलते जी 14 तारीख तक है, 14 तारीख तक बोलते हैं, फिर 28 तारीख तक है। बैठे जगह तुम्हारा रात। कोरोना वायरस से अब इलाहाबाद भी महफूज नहीं रहा। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक 33 साला गैर मुल्की शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। गैर मुल्की शख्स में कोरोना की तस्दीक होने के बाद मुस्लिम इलाकों में मजीद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स का ताल्लुक इंडोनेशिया से बताया जा रहा है। मुतासरा शख्स ने निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में होने वाले इज्तिमा में शिरकत की थी। इसके बाद एक जमात के साथ इलाहाबाद के तबलीगी मरकज़ में क़याम किया था। गुज़िश्ता 31 मार्च के शब में मुकामी तबलीगी जमात के मरकज़ पर पुलिस ने छापा डाला था। मुकामी पुलिस ने तबलीगी मरकज़ से 7 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 37 अफराद को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए 7 गैर मुल्की अफराद में से 3 में कोरोना की अलामात पाई गई थी। 3 में से एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि 2 लोगों की तिब्बी रिपोर्ट का भी इंतजार है। कोरोना मुतासरा शख्स को शहर से बाहर आइसोलेशन में रखा गया है। अमरावती में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा, सियासी और समाजी लीडरान के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात कर कोरोना वायरस को लेकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया कि जिन तबलीगी जमातों को क्वारंटाइन किया जा रहा है उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। साथ ही जहाँ तबलीगी जमातों को क्वारंटाइन किया जा रहा है वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी तरह कोरोना वायरस को लेकर कुछ शरपसंद अनासिर एक मखसूस तबके को निशाना बना रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए एक ही मजहब के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसे मुनाफरत फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग इस वक्त की जानिब से की गई है। उलेमाओं की सरपरस्ती में यहाँ पर पहुँचे कलेक्टर ऑफिस। हमारी आरडी साहब से एक डिटेल बात हुई है। कुछ हमारे जो लोग जो सुपर स्पेशलिटी में जो लोग क्वारंटाइन किए गए उन लोगों की शिकायतें आ रही थी कि वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है। उस ताल्लुक़ से हम उनसे मिलने गए थे और कुछ जमातें हमारी जो बाहर की जमातें उनको भी कुछ ऐसी जगह रखा गया कि जहां हम मुतमईन नहीं थे। उस ताल्लुक़ से आज हमने एक डिटेल बात की आरडीसी साहब से और काफ़ी सकारात्मक रही हमारी बातचीत। और हमने हमारी तरफ से 2 बड़े बड़े हॉल जो है हमारे शादी हॉल, रॉयल हॉल और ताज पैलेस, हमने ये दोनों भी प्रशासन को पूरी तरह हैंडओवर करने का हमने उनको ये किया है, एक रिक्वेस्ट किया है। प्रशासन ने भी हमसे ये वादा किया है कि हम उसका इंस्पेक्शन करने के बाद अगर हमको लगता है कि वो हाइजीनिक है, अच्छे है, तो हम उसको क्वारंटाइन होम करके हम उसको यूज़ करेंगे। और जो आपके पेशेंटों की जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आएंगी हम उनको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और तीसरी बात यह है कि शहर के अंदर एक अजीब सी बात चल रही है कि जो मुस्लिम व्यापारी जो ये है फ्रूट विक्रेता और सब्ज़ी विक्रेता जो है, फेरी वाले जो है, इनको इलाकों में, हिंदू इलाकों में या गैर मुस्लिम इलाकों में इनको घूमने नहीं दिया जा रहा, इनको डांटा जा रहा है, इनको मारा जा रहा। उस ताल्लुक़ से भी हमारी साहब से बात हुई। मैं आज इस टीवी चैनल के माध्यम से आपके अमरावती के तमाम लोगों को मैं इनसे आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप किसी को भी मौलिक मर्ज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। सुप्रीम कोर्ट और रियासती हुकूमत के अहकाम के पेश नज़र कर्नाटक के रायचूर के डिस्ट्रिक्ट जेल से जुमला 8 कैदियों को आर्जी तौर पर रिहा किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के अहदेदारों ने इस बात की जानकारी दी। रिहा होने वाले कैदियों को 2 महीनों के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इन कैदियों को शराइत की बुनियाद पर रिहा किया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की पीएम मोदी से अपील। केसीआर ने पीएम मोदी से अपील की है कि लॉकडाउन में तोसी की जाए। वायरस से महफूज रहने का लॉकडाउन ही बेहतरीन तरीका है। केसीआर ने ये अपील की है पीएम से। तेलंगाना में कोरोना के 308 एक्टिव केस हैं इस वक्त, केसीआर ने ये भी कहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की पीएम मोदी से अपील। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में तोसी की जाए।
वायरस से महफूज रहने का लॉकडाउन ही बेहतरीन तरीका है, केसीआर ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि 308 पॉजिटिव केस तेलंगाना में मौजूद हैं। अकोला में अब तक कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा मुश्तबा मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया, जिनमें तकरीबन 30 अफराद तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। अकोला में सरकारी अस्पताल का कहना है कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद ने अस्पताल इंतजामिया का जबरदस्त ताउन किया है। डॉक्टरों की कोशिशों और अवाम के ताउन से जिले में कोरोना से लड़ने में अभी तक कामयाबी मिली है। अकोला जिला अस्पताल के डीन अपूर्व पावड़े सर, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और सबसे पहले यही कि अब तक की क्या सूरत हाल है कोरोना के मरीजों को लेकर और उनकी रिपोर्ट्स को लेकर। जी सर, आपका स्वागत है न्यूज 18 में। बताइए कि किस तरह के अभी यहाँ पर केसेस है और मतलब स्टेटस क्या है यहाँ। जब सारा देश क्या विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है अभी, तो हमने अकोला मेडिकल कॉलेज में भी इससे लड़ने की बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी की है। यहाँ पे हमने अलग अलग लेवल स्टेज पे उसका इंतजाम किया है ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट का। तो सबसे पहले हमने कोरोना के पेशेंट के लिए जो संशयित रोगी आते हैं, उनको शक होता है, उनके लिए अलग ओपीडी की है। यानी हमारा जनरल ओपीडी का काम चल रहा है, उसके अलावा एक स्वतंत्र ओपीडी हमने वो पेशेंट के लिए की है। उनके लिए हमने पूरा स्टाफ सेपरेट रखा है वहाँ पे काम करने वाला, और वहीं से हम दवाइयाँ भी देते हैं। और ये ओपीडी 24 का भी है। सर दूसरी, जैसे अभी पूरे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है कि जैसे निजामुद्दीन मरकज से जो जमाती निकले हैं तो उनकी कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं, तो वो एक शक बहुत सारे जमातियों पे हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को यहाँ एडमिट किया गया है। तो बर्ताव की अगर उनकी बात की जाए तो किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से क्या वो कॉपरेशन कर रहे हैं आपको और उनके रिलेटिव्स का, या आपका उनको लेकर किस तरह से आप इक़दाम उठा रहे हैं। ये मरकज के पेशेंट्स की आने की संख्या यहाँ पर भी बढ़ गई है, पर वो जब उनको भर्ती करते हैं, एडमिट करते हैं, तो उनका बर्ताव अच्छा ही है और वैसा हमारे साथ में अच्छा सहकार्य दे रहे हैं सुबह से शाम तक। अभी तक के कितने केसेस यहाँ पर एडमिट हो गए और उनमें से कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, क्या पूरा? अभी तक के 122 पेशेंट यानी आए हैं। ओपीडी में जो है, जो जिनको शक है, वो तो हमारे 3500 तक के हो गए, पर जिनको भर्ती किया गया है, जिनको शक समझ के भर्ती 122 पेशेंट आए हैं, उसमें से अभी 59 पेशेंट के रिपोर्ट निगेटिव आए हैं और बाकी कुछ पेशेंट की रिपोर्ट आने बाकी है। बेहतर राय मेरी यही रहेगी कि आप घर से निकलिए मत, घर में ही बैठ के ये लड़ाई जीती है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये सर थे अकोला अस्पताल के डीन सर, जिनका साफ कहना था कि यहाँ पर जो डॉक्टर की टीम है वो पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। और अगर बात की जाए तबलीगियों की, जो मरकज से जो यहाँ पर जमात के लोग आए थे, जिनको शक की बुनियाद पर यहाँ एडमिट किया गया था, उनका भी बेहतरीन कोऑपरेशन मिल रहा है। साथ ही सर का ये भी कहना है अवाम से, जनता से, कि वो इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए यकजहती का मुजाहरा करे और घरों में ही रहे, घर में रहकर एक रहे, सेहतमंद रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। मुंबई से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंबरा में भी कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुंबरा के अमृत नगर इलाके में इन दोनों कोरोना मुतासिरीन की रहायशी इमारतों को क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि इलाके को सील कर दिया गया है। ये पॉजिटिव ही है, नहीं ये वाला डेथ वाला भी अपने पास रिपोर्ट नहीं है, वो बॉम्बे गया हुआ है वो चीज़ है, तो उसका नहीं है। जो बिगनर कौन सी बिल्डिंग है, बिगनरता बिल्डिंग है, वहाँ पे पॉजिटिव है। दैट पेशेंट इज एडमिटेड इनटू द सिविल हॉस्पिटल। तो इस बिल्डिंग को पूरा लॉक किया हुआ है, पूरा लॉकडाउन किया, क्वारंटाइन में रखी है पूरी बिल्डिंग। और इसके आसपास की दूसरी बिल्डिंग पे सेफ्टी करके उसको भी पूरा लॉकडाउन। मुंबरा में 2 लोगों का असर हुआ है और मेरे पास खबर है कि और एक आदमी को असर हुआ है, उसमें से एक आदमी गुजर गया है। अब अगर ये इस तरीके से फैलने लगा तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। कोरोना वायरस को मजहब से जोड़कर देखे जाने के बाद मुल्क में इल्जाम और जवाबी इल्जाम का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में मजहब से जुड़े लोगों ने आगे आकर बताया कि कोरोना को मजहब से जोड़ना गलत है। मशहूर मारूफ शख्सियत स्वामी दीपांकर महाराज ने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया और दारुल उलूम के मोहतमिम मोहम्मद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि इस आलमी वबाई बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। वहीं मोहतमिम दारुल उलूम ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम पूरी तरह से हुकूमत और मुल्क के अवाम के साथ हैं। ये स्वामी जी के साथ जो हमारी मुलाकात हो रही है, इसका मकसद ये है
कि इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया पर जो एक वायरस छाया हुआ है और उसकी वजह से हलाकतें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ये इंसानियत का मसला है, किसी धर्म का मसला नहीं है। इसमें इस वक्त एकजुटता दिखलाने की ज़रूरत है। अपने अपने तौर पर जिन लोगों के ऊपर जिसका असर हो उनको प्रभावित करें, उनके ऊपर ज़ोर दें कि शासन की तरफ से और जो सेहत का महकमा है उसकी तरफ से जितनी हिदायतें दी जा रही हैं उसका पूरा पालन किया जाए, जिसमें ख़ास तौर से आपस में समाजी फासला बनाए रखना, सोशल डिस्टेंशन जिसको कहते हैं। 1 मार्च से 31 मार्च तक जो लोग भी किसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ गए हों वो ख़ुद सामने आकर अपनी सेहत की जांच करा लें। ये उनके हक़ में भी बेहतर है और उनके घर वालों के भी हक़ में बेहतर है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, नॉर्मली उनकी जांच की जाएगी और ये एक ज़रूरी काम है। इस सिलसिले में जो इंतज़ामिया है और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ताउन का मामला होना चाहिए, मुखालफत का मामला नहीं होना चाहिए। और इस वक्त स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं। और इस वक्त बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने ये कही है कि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बल्कि हिंदू की हा और मुस्लिम की मीम को मिलाकर हम बनाने की ज़रूरत है। तो ये वक्त बहुत ज़रूरी है मुल्क के अंदर सेहत और सलामती को बाकी रखने के लिए, और इस जज्बे को हमेशा कायम रहना चाहिए। मुमरा के सब्जी मार्केट में उमड़ती भीड़ को देखते हुए इसे गैर एलानिया मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। इस बात का ऐलान आज यहां डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया। इन्होंने बताया कि मुमरा में लॉकडाउन के दरमियान सुबह 3 घंटे के लिए सब्जी मंडी खोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए ये सख्त फैसला लिया गया है। स्टेज 3 में ना जाए उसके पहले एक प्रिवेंटिव स्टेप हमने लिया है। ये प्रिवेंटिव स्टेप जो हमने लिया है इसके लिए हमारे स्टेट के माननीय मिनिस्टर और यहाँ के स्थानीय आमदार अवार्ड साहब और टीएमसी के कमिश्नर सिंगल साहब इनकी बैठक हुई और बैठक के बाद ये प्रिवेंटिव स्टेप लेने का डिसीजन लिया गया है कि हमारे जो वेजिटेबल मार्केट्स हैं वो हम बंद करेंगे। अगर सिचुएशन ठीक रही तो वो खुले भी जा सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि नंबर ऑफ केसेस शुड नॉट इंक्रीज। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की सेक्रेटरी पूजा पांडे ने हाल ही में मुतनाज़ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात के अफराद को गोली मारने की बात कही थी। पूजा पांडे ने के बयान पर अलीगढ़ से साबिक रुकन असम्बली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने एसएसपी अलीगढ़ को तहरीरी शिकायत दी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूजा पांडे इससे कबल भी कई मुतनाज़ बयान दे चुकी हैं। हालिया इनका बयान तबलीगी जमात के ताल्लुक से सामने आया, जिसके बाद से ही अलीगढ़ शहर में सख्त रद्दमल जाहिर किया जा रहा था। जनता की जान के लिए जो एक खतरे की तलवार लटकाई है, इनके द्वारा जो काम किया गया है, ऐसे में हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं, भावनात्मक रूप से आहत हैं, क्योंकि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी एक माँ बाप की तरीके से केयर ले रहे हैं, हार्ड डिसीजन ले रहे हैं और जैसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर औषधि हर तरीके से हमें देने को तैयार है, ऐसे में ये कौम जो है दिखा रही है कि ये ऐसे में मैंने ये पत्र आज खुल के अपने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि 130 करोड़ जनता, मैं आपसे कहती हूं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये चिट्ठी भेज रही हूं कि आप ऐसे लोगों को, इन मौलानाओं को, इन जमातियों को, इस संस्था को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से बैन करें। मैंने आज अलीगढ़ एसएसपी साहब को एक लेटर लिखा है और उस पर FIR करने के लिए कहा है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब एसएसपी साहब क्या करते हैं मैं कल परसों उनसे मालूम करूंगा, मगर मैंने लिखित में शिकायत करी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो जमातियों को ये कह रहे हैं कि गोली मारो, जमातियों को गोली मार दो, ये जो भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये कोरोना जो आपका वायरस है उससे ख़तरनाक ये लोग हैं। अलीगढ़ के साबिक रुकन असम्बली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने कोरोना को लेकर हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कोरोना के आड़ में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों और तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले दुनिया भर से लोगों को बुलाया, जिसके सबब ये मोजी बीमारी हिंदुस्तान में फैली और अब तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सोची समझी साजिश है, जमातियों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सरकार कुछ मीडियाओं को, कुछ मीडिया कर्मियों से, कुछ चैनलों से
हमें मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। कोरोना वायरस तो जमात के अंदर ज़बरदस्ती घुसड़ा गया है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कोरोना वायरस कहाँ से कहाँ पैदा हुआ, चाइना के अंदर पैदा हुआ था कोरोना वायरस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इतवार को चिरागा करने की अपील पर उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर में हवा में फायरिंग करने वाली बीजेपी की सीनियर खातून लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा के जिला सदर मंजू तिवारी ने इतवार को अपने घर पर कोरोना को भगाने के लिए हवा में फायरिंग की थी और खुद ही अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। मंजू तिवारी ने हवा में फायरिंग के लिए अपने शौहर प्रकाश तिवारी के लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया था। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के 10 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। म्युनिसिपल इंतजामिया और जिला इंतजामिया का दावा है कि शहर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। बाहर से किसी को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। औरंगाबाद शहर में हजारों की तादाद में दूसरे शहरों से लोग पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने औरंगाबाद अजंता हाईवे पर हरसोल स्क्रीनिंग सेंटर का जायजा लिया तो पता चला कि वहां मुसाफिरों और बाइक सवारों को कोई रोक टोक नहीं है। कैमरे के हरकत में आने के बाद सरकारी अमला भी हरकत में आया। इस पूरे मामले का बारीक बीनी के साथ जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने। औरंगाबाद और अजंता को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। हम औरंगाबाद के हरसोल पॉइंट के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। मेरे पीछे कोरोना स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहाँ ना किसी को रोका जा रहा है, ना किसी से कुछ पूछताछ की जा रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाहर से आने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। हुकूमत तो कोरोना पर काबू पाने के दावे कर रही है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है साफ देखा जा सकता है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुसलसल बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मध्य प्रदेश में कोरोना मुतासिरा अफराद की तादाद 257 हुई। इंदौर में अब तक 151 मामले सामने आए। अब तक रियासत में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। भोपाल में भी तेजी से फैल रहा है ये वायरस। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मुसलसल बढ़ रहा है कोरोना का केस। मध्य प्रदेश में कोरोना मुतासिरा अफराद की तादाद 257 तक पहुंच चुकी है। इंदौर में अब तक 151 मामले सामने आए हैं। अब तक रियासत में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। भोपाल में भी तेजी से फैल रहा है ये वायरस। कर्नाटक के रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने कहा है कि रायचूर जिला भर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं है। इसी तरह दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा से लौटने वाले का कोई मामला नहीं है। सिर्फ जिले के मिस्की टाउन में 2 लोगों की निशानदेही की गई है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन्होंने कहा कि रायचूर जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೇನೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ 1.5 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಮಸ್ಕಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು. मुल्क में तेजी से बढ़ रही कोरोना की वबा से निपटने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के हंगामी इंतजाम शुरू हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए एनसीआर ने तकरीबन 130 ट्रेन कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे की तरफ से बनाए जा रहे आर्जी आइसोलेशन कोचेस में कोरोना से मुतासरा अफराद को फौरी तौर से क्वारंटाइन किया जा सकेगा। रेलवे ने पहले मरहले में 5000 से ज़्यादा रेल कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया है। रेलवे ने आर्जी आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए 15 साल पुराने सेकेंड क्लास के कोचेस का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने इलाहाबाद में वाक़ कोच केयर सेंटर में अब तक 8 कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का काम मुकम्मल कर लिया। रेलवे के एक आइसोलेशन वार्ड में 16 अफराद को आइसोलेट किया जा सकता है। देखिए, फेज 1 में जो भारतीय रेल ने डिसाइड किया है कि 5000 कोचेस को कन्वर्ट किया जाएगा। प्रत्येक कोच में लगभग 16 जो लोग हैं वो आइसोलेट किए जा सकेंगे। फेज 1 में जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को जो टारगेट मिला है वो 130 कोचेस को कन्वर्ट करने का है, जो उसमें मॉडिफिकेशन करना है। ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल और झांसी में जो वर्कशॉप है हमारी कोच MLR की,
इन जगहों पे ये काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र रेलवे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ में सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की 5 बोगियों को आइसोलेशन कोच में तब्दील करना शुरू कर दिया गया। रेलवे की इस तैयारी का जायजा लिया हमारी टीम ने। मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाद अब क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया जा रहा है उसमें रेलवे ने भी जो है पेशकश की है। और इसी के साथ ही जो सिटी स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन के जो कोचेस हैं, कुछ कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है सिटी रेलवे स्टेशन मेरठ पे। और ये 5 नंबर जो यहाँ का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये तैयारी चल रही है। इनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर जो इसके कोरोना के जो भी मुश्तबा मरीज़ हैं जिनको शक है कि ये इनमें कोरोना हो सकता है, उन लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। ये कोचेज़ हैं अंदर से जो यहाँ पे बर्थ हैं इनको तैयार किया जा रहा है, साथ ही रंग किया जा रहा है। जहाँ पे जो भी कोचेस टूटे हुए हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। और इसी के साथ ही ये तैयारी मुकम्मल की जा रही है। तैयारी आने वाले किसी भी ख़तरे को देखते हुए या ज़रूरत जो पड़ सकती है इसमें क्वारंटीन करने के लिए लोगों को, उसके लिए ये कोच तैयार किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड। और यहाँ पर इसके जो 4 कोचेज़ हैं उसके अलावा एक कोच में डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए इंतज़ाम रहेगा। और वो जो है यहाँ पर निगरानी के लिए जो स्टाफ रहेगा वो एक साइड कोच में रहेगा। और क्या इसमें तैयारियां हैं, किस तरह से की जा रही है, ये हम जानते हैं। जो कि यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या कितनी देर इसमें है अभी तैयारी? तो ये पिछले 31/3 से चल रहा है ये काम काज, और अभी 2 दिन के बाद लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन। तो कितने कोचेस किए जा रहे हैं और किस तरह से आप कर रहे हैं? मेरठ में तो अभी 5 कोच हो रहे हैं। और क्या क्या इसमें सहूलियत दे रहे हैं आप, क्या क्या तैयारियां हैं? सहूलियत के लिए तो बिल्कुल सेपरेट किया जा रहा है कि इसमें एक पेशेंट एक कूपे में रखा जाए, वो हिसाब है। और मच्छरों से बचाने के लिए ये सारा पूरा जाल नेट लगाए जा रहे हैं। अंदर डॉक्टर की केबिन बनी है, उसको बिल्कुल सेपरेट आइसोलेट ही किया गया है एक पीस। बाकी तो पूरे कोच को ही कवर किया जा रहा है। तो इसमें जो मरीज क्वारंटाइन किए गए जाएंगे वो रहेंगे सिर्फ, या फिर जो इन्फेक्शन के मरीज हैं उनको भी रखने की सहूलियत है? नहीं, क्वारंटाइन किया जाएगा, वो रहेगा। पेशेंट जैसे भी है तो डिटेन करना होता है ना कुछ दिन, जो 14-15 दिन, तो उसके उनको रखेंगे। तो रेलवे ने ये तैयारी की है। यहाँ पर जो 5 कोचेज़ हैं उनको तैयार किया जा रहा है क्वारंटीन करने के लिए। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनको उन जगहों से लाके और यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और यहाँ पर देखरेख के लिए स्टाफ भी रखा जाएगा। तो आने वाले ख़तरे को देखते हुए ये तैयारियाँ यहाँ पर रेलवे ने भी अपने तौर पर कर रखी हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। एक तरफ जहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी के मामलों ने मेडिकल खिदमत अंजाम देने वालों को खौफजदा कर दिया था, वहीं इसी समाज में ऐसे समाजी और मिली अफराद भी मौजूद हैं जो इन हालात में खिदमत अंजाम देने वाले मेडिकल स्टाफ को तोहफ़े देकर इनकी खिदमत का एतराफ़ और हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरठ में भी आज मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने मेडिकल कॉलेज में कोरोना मुतासिरीन की खिदमत अंजाम देने वाले मेडिकल स्टाफ को फल और तोहफ़े देकर इनकी हौसला अफजाई की। रात दिन अपने परिवार को छोड़कर जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिससे लोग मिलने से भी डर रहे हैं, जिनकी वजह से पूरे के पूरे मुल्क लॉकडाउन का शिकार हैं, लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं, वो उनके साथ अपना परिवार छोड़ के लगे हुए हैं, रात दिन उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम उनको सम्मान दें, उनकी सराहना करें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इसी जज्बे के तहत हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आए। सारी दुनिया वालों से ये अपील करता हूँ कि जो डॉक्टर्स और जो नर्सिस हर मौके पर मरीज़ के साथ में बिल्कुल माँ बाप जैसा बर्ताव करते हैं, हम हमेशा उनके साथ सम्मान का मामला करें, किसी वक्त भी उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला कोई काम ना करें। मालेगांव शहर की तारीख रही है कि यहाँ पर बरसों से शब बारात रिवायती तरीके से मनाई जाती है। शब बारात के मौके पर मालेगांव शहर के हमीदिया मस्जिद, बड़ा कब्रिस्तान और आयशा नगर कब्रिस्तान, छोटा कब्रिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग अपने मरहूमीन के इसालो सवाब के लिए जाते हैं। ताहम इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से मालेगांव शहर के तमाम कब्रिस्तानों के ट्रस्टियों और पुलिस इंतजामिया ने मिलकर
फैसला लिया है कि मालेगांव शहर में 9 अप्रैल शब बारात के मौके पर किसी को भी कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होगी। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से ही इसाले सवाब करें। हर साल की शब बारात में बड़ा कब्रिस्तान हो, आयशा नगर कब्रिस्तान हो, वहाँ पे लाखों में लोग आते हैं। तो इस साल तो कब्रिस्तान के ट्रस्टी प्रशासन ने मिलकर निर्णय लिया है, यहाँ पे इस साल प्रोग्राम होने की जगह लोग अपने घर में बैठ के इबादत करें, प्रार्थना करें। यहाँ पे आने की भीड़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। शहरियान मालेगांव के तमाम मुसलमान भाइयों से हमारी दर्दमंदाना अपील है कि इस मर्तबा शब बारात के मौके पर आप लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें। लेकिन इस साल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हम ट्रस्टियान ने ये फैसला किया है कि आयशा नगर कब्रिस्तान 9 अप्रैल बरोज़ जुमेरात और उससे पहले भी हमने कब्रिस्तान के गेट को ताला लगा कर रखा है, ताकि यहाँ पर आवाम या पब्लिक जमा ना हो, जिसकी वजह से कोरोना का डर हो। मालेगांव शहर में साल 2006 में शब बारात के मौके पर हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान में 3 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसीलिए मालेगांव शहर में शब बारात को बम धमाकों के हवाले से याद किया जाता है। शब बारात के मौके पर लोग अपने मरहूमीन और बम धमाकों में शहीद हुए लोगों को बड़ी तादाद में इसाले सवाब पहुँचाने के लिए कब्रिस्तान ज़रूर आते हैं। लेकिन इस साल हालात कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ है। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है और दफ़ा 144 नाफिज है। ऐसे में शहर के उलमा इकराम ने शहरियों से अपील की है कि वो शब बारात के मौके पर अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों पर ही रहें। पूरे आलम के लिए और खुसूसी तौर से कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। तमाम शहरियान से दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रह करके इसाले सवाब करे, दुआ करे, इबादत करे, तिलावत करे और ख़ास तौर से इस बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे, पूरे आलम से इसको ख़त्म फरमा दे, इसकी दुआ करें। ये दुआ की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है, इसलिए खूब अल्लाह के सामने रो करके हम गिड़गिड़ा करके आजिज़ी करके अल्लाह से मांगे। यानी कर्फ्यू रहेगा, दफ़ा 144 धारा लगी हुई है, इसलिए हम शब बारात के दिन जो लाखों की तादाद में अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करने कब्रिस्तान आते थे, इस मरतबा हम कब्रिस्तान ना आएंगे, बल्कि कुल जमाती तंजीम ने जो है हर शब बारात पर जो धरना देती थी उसने भी ये कैंसिल किया। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने शब बारात का इज्तिमाई तौर पर एहतमाम न करने के ताल्लुक से एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में मसाजिद में शब बारात का एहतमाम न करने और बाजमात नमाज अदा न करने की बात कही गई है। साथ ही कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों को भी शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान के दरवाजे आवाम के लिए बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के CEO इस्लाउद्दीन गडियाल ने ये ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते रियासती हुकूमत ने जो इम्तनाई अहकामात आयद किए हैं, इस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। ऑर्डर में तमाम वक्फ ऑफिसर्स और वक्फ मशावरती कमेटियों को इसके नफाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। ऑर्डर में कहा गया है कि इमारत शरिया कर्नाटक ने भी इस ज़िम्न में गाइडलाइंस जारी की हैं, इसका भी लिहाज किया जाना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मरकज से। कोरोना के फैलने का मामला, जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। निजामुद्दीन मरकज के मामले को फिरकावाराना रंग देने से रोकने की अपील। बाज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रहे हैं फिरकावाराना रंग, तमाम मुसलमानों की हो रही है दिल आज़ारी। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मरकज से कोरोना के फैलने का मामला, जमीयत उलमा हिंद ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। निजामुद्दीन मरकज के मामले को फिरकावाराना रंग देने से रोकने की अपील। बाज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रहे हैं फिरकावाराना रंग, तमाम मुसलमानों की हो रही है दिल आज़ारी। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशान मजदूर तबका है, जिसकी रोज की मजदूरी से इसके घर का चूल्हा जलता है। लॉकडाउन की वजह से गुलबर्गा के दिहाड़ी मजदूरों का भी बुरा हाल है। यहाँ हर चेहरा बेबस है, यहाँ हर चेहरा नाउम्मीद है, हर चेहरा फिक्रमंद है। हर गुजरने वाले की जानिब ये नजरें उम्मीद से देखती हैं, शायद कि उसे आज कुछ काम मिल जाए और हाथ में कुछ पैसे आ जाएं। लेकिन हर रोज मायूसी ही हाथ लगती है। ये दिहाड़ी तामीराती मजदूर हैं जो रोजी न मिलने से मजबूर हैं और ये नज़ारा गुलबर्गा के नेहरूगंज के दरगाह क्रॉस का है। आम दिनों में यहाँ रोजाना 1000 से 2000 मजदूर जमा होते हैं और फिर काम मिलने के बाद मुंतशिर हो जाते हैं।
लेकिन अब हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। अब रोज 200 से 300 मजदूर जमा होते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, फिर नाउम्मीद होकर वापस घरों को चले जाते हैं। 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आके 12-1 बजे तक बैठ के जा रहे हैं। काम नहीं, कुछ नहीं, बैठना कुछ तो बुलाया तो काम को जाना बोलो, नहीं आ रहे वो काम को। क्या करना, भूखा क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के क्या करना, बच्चे लोग क्या करना, दूध नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है, हर एक का दर्द एक ही है, हर एक की दास्तान एक जैसी है, हर एक की तकलीफ एक जैसी है, सिर्फ बताने का अंदाज और अल्फाज जुदा जुदा हैं। भरना पड़ रहा, लाइट का बिल आ रहा, घर वाले खाली करो उनको बोल रहे, कैसा करने का, वो सोच के हम काम कह रहे, डेली काम नहीं लग रहा, रास्ते के पर काम नहीं मिल रहा, उनको परेशान से घूम रहे, काम ही नहीं काम कर सक रहा, चुप घर में बैठ कर क्या करने का। है एक एक को कोटे पे अंगर लगाएगा तो 3-3 महीना नहीं चलता है, उनको है, हम लोग क्या करेंगे गरीब लोग। राशन में भी अभी राशन पानी वो भी सब कम कर रहे, किधर दिया बोलता है 5 लीटर मीठा तेल दिया, 5 लीटर शक्कर दिया, और वो दिया, ये दिया, चावल दिया, गेहूँ दिया, कुछ भी नहीं आया। गवर्नमेंट को सबको 1-1 महीना पेमेंट गवर्नमेंट से डाल दिया है, हम लेबर लोगों को कुछ भी पैसा नहीं है, काम भी नहीं है, और राशन दे रहे 2-2 महीना बोले, 1 महीना को 50 किलो चावल दिए, 2 किलो गेहूँ दिए, दाल नहीं है, क्या बोलते तेल नहीं दे रहे, शक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पूछने गए तो हमारे को मत पूछो, सेंट्रल में पूछो बोल रहे। अपनी मेहनत मजदूरी और अपने हाथों के बल पर जिंदगी गुजारने वाले ये लोग आज दूसरों के रहमो करम पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। जैसे तैसे पेट की आग तो बुझ रही है, लेकिन दूसरी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए इनके हाथ खाली हैं। कोई दूसरे एरिया से लाके खाना बना के लाके दे रहे, प्लास्टिक थैली में खाना बना के ला के दे रहे, अभी वही खाना खा रहे और भाजी सब्जी लाके दे रहे, वही सब्जी बना के खा रहे। अभी कुछ खरीदी करने जाएंगे तो पैसा नहीं है जेब में, तो क्या करेंगे बोलो। रोज 500-600 रुपए कमाते थे साहब, अब क्या भी नहीं साहब, 1 रुपए का काम नहीं है। ये जब से बीमारी है, जब से साहब। ये कहानी सिर्फ एक शहर गुलबर्गा के मजदूरों की नहीं है, बल्कि हर शहर, हर देहात के मजदूरों का यही हाल है। हर मजदूर आज एक इम्तिहान से गुजर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों के कारोबार बंद पड़ गए। इन हालात में मुल्क के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ में भी गरीबों को 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। परेशान हाल लोगों की मदद के लिए समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर व रियासती वजीर अशोक चौहान ने अपने हल्के असम्बली में शामिल अर्दापुर शहर के गरीब लोगों में राशन किट तकसीम की। 1 महीने के किराना सामान पर मबनी यह राशन किट तकरीबन 500 खानदानों में तकसीम किया गया। लॉकडाउन की वजह से समाज के गरीब लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासतौर पर रोज मजदूरी करके गुजर बसर करने वालों के लिए शदीद आजमाइश के हालात बन गए। ऐसे में मुख्तलिफ फलाही इदारे लोगों की इमदाद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। नांदेड़ का गुरुद्वारा बोर्ड भी एक अहम नाम है। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से गरीबों में 2 वक्त का खाना तकसीम किया जा रहा है। गुरुद्वारे के लंगर में बड़े पैमाने पर खाना तैयार किया जा रहा है और ये पके हुए खाने को शहर के गरीब बस्तियों में ले जाकर ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जा रहा है। इन खिदमात से रोज़ाना शहर नांदेड़ के 10 से 15 हज़ार अफराद को फ़ायदा पहुँच रहा है। ऐसे समय संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और संत बाबा बलविंदर सिंह जी यहाँ पर लोगों के घरों में जाकर, लोगों के बस्तियों में जाकर हर मोहल्ले में खाना पहुँचा रहे हैं और प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार लोगों को गुरुद्वारा लंगर साहिब की ओर से दोनों समय में खाना दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पंच प्यारे साहिबान के आदेश से पूरे गुरुद्वारा बोर्ड मेंबर के तरफ से ये गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से हमने लंगर सेवा चालू की है। पिछले 8 से 10 दिन से हमने चालू की है लंगर सेवा पूरी। रोज हम 10,000 से 15,000 लोगों तक खाना गुरुद्वारा सचखंड पहुंचा रहा है। 2 टाइम का खाना दोपहर में और शाम में, दोनों टाइम का खाना पहुंचा रहा है। और हर एरिया में जहाँ जहाँ से भी जिला अधिकारी से निर्देश आता कि उस एरिया में खाना ले जाओ, नहीं मिला लोगों को अभी तक, तो वहाँ ले जाके देते। फिर भी वार्ड के जो नगर सेवक है, जो प्रतिष्ठित नागरिक है, जो भी हमें फ़ोन करता है, सभी को हम जिसका भी फ़ोन आता नोट करके यहाँ से हम गाड़ी, हमारे 3 से 4 गाड़ी है, हम रोज़ रवाना करते हैं यहाँ से। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। ताहम कई ऐसे खानदान हैं जो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं।
ऐसे हालात में कई ऐसी मुस्लिम तंजीमें सामने आई हैं जो मुल्क भर में बिला मजहब व मिल्लत की तफरीक के खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन्हीं में से अमरावती के इस्लामपुरा बिच्छू टेकरी तंजीम भी है। इस्लामपुरा नौजवानों की इस तंजीम की जानिब से रोज़ाना 200 से 300 गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को अनाज तकसीम किया जा रहा है। तंजीम के रोए रवां कामरान अंसारी ने कहा कि खिदमत खल्क भी एक इबादत है। जो ऐसे मुश्किल के वक्त में जो भूखमरी की जो हिसाब से जो लोगों को खाने का और ये बांटने का जो हमारी तंजीमें जो कर रही है, तो इसी तरीके से हम लोग भी इसको पूरी तरीके से हम हर समाज के, हर तबके के, हर कम्युनिटी के लोगों को ये देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे तमाम लोग भी इसको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में जो भी लोगों को तकलीफ़ आ रही है, ये थोड़े दिन की तकलीफ़ है, इसको आप बरकरार रखें। जो सरकार का जो घर से बाहर नहीं निकलने का जो आदेश है उसको फॉलो करें। लॉकडाउन से पैदा होने वाले हालात को देखते हुए उलमाए कराम रमज़ान में अदा की जाने वाली ज़कात को अभी तकसीम करने की अपील कर रहे हैं। बेंगलुरु के एसके गार्डन में ज़कात के जरिए गरीबों में अनाज तकसीम करने का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। अल करीम फाउंडेशन के तहत 10,000 गरीब खानदानों में अनाज तकसीम किया जा रहा है। फाउंडेशन के सर सैयद करीम उर्फ बाबू ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई खानदानों के लिए रोजी रोटी का मसला पैदा हुआ है। बेंगलुरु के चंद इलाकों में सर्वे करने के बाद मुस्तहिक खानदानों में टोकन तकसीम किए गए। इन तमाम खानदानों तक मस्जिद अल करीम के जिम्मेदार राशन तकसीम कर रहे हैं। ज़्यादातर ज़कात की रकम इस समाजी खिदमत पर खर्च की जा रही है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि गरीब हिंदू खानदानों तक भी राशन पहुँचाया जा रहा है। शुक्रदान को साथ लेके पूरे इस इलाके में तकरीबन 10,000 लोग ऐसे हैं, रोज़ सुबह को खाना कमाना खाने का ऐसे वजह है। इसलिए हमें 15 दिन से हर दिन 400-500 दे रहे हैं। तो वो भी रमज़ान की पहली तारीख को 24 तारीख को और पूरे 5,000 से 7,000 पैकेट और देने का हमारा ये है। तो इसमें हमें बताना ये चाहिए कि हर लोग भी इसके अंदर शिरक हो तो बहुत अच्छा है। उनको ये तो अपने वजह से बता रहे हैं। जितने भी हम मुस्लिम इलाके हैं तकरीबन 10,000 घर जो मुस्लिम हैं, जो रोज़ सुबह काम करके शाम को खाने की उनकी पोजीशन है और वो पोजीशन भी अभी पूरी ख़त्म हो चुकी है, जिसके कोरोना वायरस की वजह से। जो ये एसके गार्डन के जो ओनर हैं सैयद करीम, उन्होंने जो अनाज तकसीम करने का जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह इनके हर कामयाबी में अल्लाह इनकी तरक्की अता फरमाए। यहाँ जो कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन है और इनके अतराफ में जितने गुरबा हजरात हैं, एक टाइम खाए तो दूसरे टाइम के लिए नहीं, बहुत परेशानी है। तो इन्होंने पेशगी ज़कात निकाल कर और ज़कात से भी ज़्यादा ओवर फूड्स ड्राई आइटम्स इन्होंने मुहैया कर इनके अतराफ़ो अकनाब जितने नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, तमाम गुरबा को राशन किट्स दे रहे हैं कि कम से कम 1 महीना उनके गरीब बच्चे वगैरह खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो। अद्वियात साजी के शोबे में हिंदुस्तान को दुनिया भर में इनफरादी मुकाम हासिल है, लेकिन दवाओं के खाम माल के लिए हमारा मुल्क बड़ी हद तक पड़ोसी मुल्क चीन पर इन्हिसार करता है। ऐसे में खाम माल की कमी को दूर करने में मदद मिलती है तो हिंदुस्तान न सिर्फ अमेरिका को दवाएं फराहम कर सकता है बल्कि इंसानियत की खिदमत में गैर मामूली किरदार अदा कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ साइंसदान और मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जावेद मुकर्रम ने किया। औरंगाबाद के हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में डॉक्टर जावेद मुकर्रम से तफसीली बातचीत की। इस बातचीत में डॉक्टर जावेद ने अद्वियात साजी के ताल्लुक से काफ़ी अहम मालूमात फराहम की और ये भी बताया कि इस आलमी वबा पर काबू पाने के मामले में दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों देख रही है। वादे है कि मारूफ साइंसदान डॉक्टर जावेद मुकर्रम पिछले 4 दहाइयों से फार्मास्यूटिकल के शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सैकड़ों दवाओं के पेटेंट डॉक्टर जावेद मुकर्रम के नाम पर है। पेश है बातचीत लेकिन इख्तिसार के साथ। हमारे साथ मारूफ साइंसदान डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब है, उनसे कोरोना वायरस के ताल्लुक से जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस पर अब तक कोई दवाई बनी है? कोरोना, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो कोरोना वायरस पर अब तक तो कोई ऐसी हतमी दवा नहीं आई है, लेकिन एक गालिब गुमान ख्याल ये है कि चाइना ने बहुत इफ़िशिएंटली वहाँ के कोरोना को अपने कंट्रोल में लाया है। तो आमतौर से ये बात कही जा रही है कि वो दवाएं जो एड्स बीमारी में इस्तेमाल होती थी, उन्हीं दवाओं का इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह इस पर काबू पाया जा सकेगा।
जैसा कि अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है इसका हमारे पास? देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दवाएं तो कई हैं जो इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं और उसके फ़वाइद भी महसूस किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो इसकी बाकायदा लोगों को दी जा रही हैं और उससे बड़ी हद तक के कुछ कंट्रोल महसूस हो रहे हैं। साथ ही बहुत वॉर फुटिंग पर, जंगी पैमाने पर इस बात की भी कोशिश जारी है कि इसका वैक्सीन दरियाफ्त किया जाए, बनाया जाए। और जो कई और दवाएं हैं, मिसाल के तौर पर फेविपिराविर है, लोपिनाविर है, दारूनाविर है, रिटोनाविर है और बिलखुसूस ऑसेल्टेमिविर है। ऑसेल्टेमिविर का जो समझ लीजिए उसका जो असर है वो बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग इंशाल्लाह ये साबित होगी। इस मामले में जाहिर सी बात है, चूँकि ये आलमी वबा है तो बड़े पैमाने पर रिसर्च भी हो रहा होगा, तो हमारे पास इस सिलसिले में क्या तैयारी है? अब मुझको तो इसकी पूरी मालूमात नहीं है कि यहाँ पर चूँकि अचानक ये वबा फूट पड़ी और ये जो दवाएं हैं ये कोई नई दवाएं नहीं हैं, ये पुरानी दवाएं हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एड्स में इस्तेमाल में होती थी और ये दवाएं एक ऐसी किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो बहुत महंगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि इसका अब तक के एक तरह से टन स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर इसकी तैयारी कहीं भी नहीं हो पा रही है, चाइना में भी नहीं है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ये एक निस्बतन आसान मॉलिक्यूल है, इसको बनाया जा सकता है। इंडिया की हमारी स्ट्रेटेजिक ये गलती रही है कि हम बहुत ज़्यादा चाइना पर हमारा इन्हिसार रहा है। तो जितनी भी दवाएं आज आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, उससे थोड़ा समझने में आसानी होगी। जैसे आज जितनी भी दवाएं दी जा रही हैं तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन का आप नाम ज़रूर सुनेंगे। तो एजिथ्रोमाइसिन बुनियादी तौर पर एक मैक्रोलाइड्स, बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल है। इंडिया में ये अवेलेबल है और लोग इसको बनाते भी हैं, टन्स स्केल में बनाते हैं। लेकिन इसका जो की रॉ मटेरियल है जिससे ये दवा बनती है वो है एरिथ्रोमाइसिन। तब एरिथ्रोमाइसिन एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, जो फर्मेंटेशन के बाद इसको तैयार ये हासिल होती है। तब ये जो एरिथ्रोमाइसिन है हमारा सारा दारो मदार बड़ी हद तक, मतलब 90% कह सकते हैं आप, वो चाइना के एरिथ्रोमाइसिन पर है। तब अगर हमारे पास पैरेलल चाइना से अच्छा प्रोसेस होता, ये दुनिया कंपटीशन की है, यहाँ मुकाबला जारी है। अब चाइना में एरिथ्रोमाइसिन बनता है, बहुत अच्छा बनता है और कॉस्ट कंट्रोल में बनता है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोशिश होती हमारी शुरू से इस पॉइंट पर, तो ये बात कुछ बैद नहीं थी कि इंडिया में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एरिथ्रोमाइसिन, चाइना से अच्छी क्वालिटी, चाइना से ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हम बना सकते थे। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स ज़रूरी थे, उसके लिए ये बात ज़रूरी थी कि भाई यहाँ के साइंसदानों को इस पर तवज्जो दिलाई जाए कि ये चैलेंज को मीट करें। इसी तरह से मैंने जो भी आपके सामने नाम गिनवाए हैं, तो इन तमाम की भी बड़ी हद तक रॉ मटेरियल पर हमको चाइना पे इन्हिसार करना पड़ेगा। वहाँ से रॉ मटेरियल आएंगे, हम उनको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनको बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें जो है बाकायदा खुसूसी तैयारी के ज़रिए बड़े पैमाने पर चाइना से मंगवाई गई हैं। ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं ये, तो इमरजेंसी में तो इसको किया जा सकता है।
तमाम अगर ठीक ठाक से मेजर्स लिए जाएं, नेगेटिव फीलिंग में न जाएं कि उन्होंने वबा को चारों तरफ फैलाया और वही इस तरह से मुजरिम हैं। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दिया जाए और बल्कि ये कहा जाए कि भाई आपके पास ये वबा फैली और हज़ार जाने वहाँ भी गई, तो उन्होंने इसको कंट्रोल भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।